बांग्लादेश के हालिया चुनावों ने ना सबको चौंका दिया है। जो उम्मीदें थीं वो एकदम से पलट गईं। तो आखिर हुआ क्या है वहां? आइए समझते हैं इस पूरे राजनीतिक भूचाल को। 212 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में आए तूफान का सिंबल है। सोचिए, 297 में से 212 सीटें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जीती हैं। ये कोई मामूली जीत नहीं है, ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है, एक तरफा बहुमत। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि एक ऐसा लीडर जो 16 साल से देश से बाहर था, करप्शन के चार्जेस की वजह से, वो वापस आता है और इतनी बड़ी, इतनी शानदार जीत हासिल कर लेता है। आखिर कैसे? और इस पूरी कहानी के सेंटर में जो शख्स हैं, उनका नाम है तारिक रहमान। हाँ, वही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे। इनकी वापसी ने, आप समझिए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनकी जो कहानी है ना, वो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। देखिए, 2008 में करप्शन के चार्जेस लगे और उन्हें देश छोड़कर लंदन जाना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह है कि 16 साल दूर रहकर भी पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में रही। फिर 2024 में जब वो आरोपों से बरी हुए तो उनकी वापसी हुई और आते ही 2026 में अपनी पार्टी को एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और पता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, उन्हें एक निकनेम दिया गया था, शैडो प्रिंस, मतलब साए का राजकुमार। क्यों? क्योंकि वो लंदन में बैठे बैठे अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल रखे हुए थे। सारे बड़े फैसले, सब कुछ वहीं से हो रहा था। तो देखिए, ये जो जीत है ना, ये कोई तुक्का नहीं था, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी, एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, एक पूरा का पूरा मेकओवर। बीएनपी ने अपनी इमेज को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, पहले वाली बीएनपी कैसी थी? एक हार्डकोर राइट विंग, इस्लामिक और एंटी इंडिया पार्टी। लेकिन अब नई बीएनपी ने सेक्युलरिज्म की बात करनी शुरू कर दी, माइनॉरिटी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, और तो और 1971 के लिबरेशन वॉर की विरासत पर भी दावा ठोक दिया, जो कि हमेशा से अवामी लीग का एरिया माना जाता था। अब यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या था? वो ये कि उनकी जो मेन राइवल पार्टी थी, शेख हसीना की अवामी लीग, वो इलेक्शन को बॉयकॉट कर रही थी। तो इससे क्या हुआ? एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया, और बस इसी खाली जगह को भरने के लिए बीएनपी ने ये पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। उनका टारगेट एकदम क्लियर था। उन्हें उन वोटर्स को साधना था जिनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। कौन थे ये लोग? एक तो अवामी लीग के वो सपोर्टर्स जो नाराज थे, और दूसरे देश के करीब 10 से 12% माइनॉरिटी वोटर्स जो कट्टरपंथी जमात इस्लामी को तो कभी वोट नहीं देते। इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। आप नई बीएनपी को ना भारत में वाजपेयी जी के टाइम की बीजेपी की तरह सोच सकते हैं। मतलब कोर आइडियोलॉजी वही है, लेकिन सामने एक मॉडरेट, एक उदारवादी चेहरा रखा गया जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। चलिए, अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा चिंताजनक पहलू पर आते हैं। इस चुनाव का एक और नतीजा है, और वो है जमात का बढ़ता साया। ये जो नारा है ना, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जमात इस्लामी का काफ़ी मशहूर नारा रहा है, और इसी से उनकी आइडियोलॉजी, उनके इरादे, सब कुछ साफ हो जाता है। तो ये जमात इस्लामी है क्या? ये एक अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है, और इसका इतिहास बहुत विवादों से भरा है। असल में इनके लीडर्स ने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था, और उन पर वॉर क्राइम्स के गंभीर आरोप साबित भी हुए हैं। अब भले ही इस इलेक्शन में वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन ज़मीन पर वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हुई है, उनके साथ कई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ख़ास तौर पर भारत से सटे हुए इलाकों में उनका असर ज़्यादा है। और वो सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही नहीं, बल्कि लिबरल मुसलमानों को भी अपना टारगेट बनाते हैं। तो इन सब नतीजों के बाद अब सवाल ये है कि नई सरकार के सामने चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि एक बात तो तय है, बांग्लादेश का भविष्य अभी काफी अनिश्चित लग रहा है। 500 से ज्यादा, ये आंकड़ा है 2024 में सत्ता बदलने के बाद से माइनॉरिटीज पर हुए हमलों का। तो ये जो बढ़ती हुई हिंसा है, ये नई सरकार के लिए पहला और शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक और बड़ा चैलेंज है, नई सरकार के हाथ ना एक पहले से तय हुए डॉक्यूमेंट से बंधे हुए हैं, जिसे कहते हैं जुलाई चार्टर। तो ये जुलाई चार्टर है क्या चीज? देखिए, इसमें कई सारी मांगे हैं, जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस में सुधार,
ताकि फेयर इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर की ताकत को कम करना और प्रेसिडेंट के अधिकारों को बढ़ाना। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि नई सरकार को यह सब कुछ सिर्फ 2 साल के अंदर लागू करना है। और यहीं पर भविष्य में होने वाले टकराव का सबसे बड़ा पॉइंट है। असल में बीएनपी इस चार्टर के सभी 47 पॉइंट्स से सहमत नहीं थी और उन्होंने अपनी असहमति बाकायदा लिखित में दर्ज कराई थी। तो अब सोचिए, जब वो खुद पावर में हैं तो इस मुद्दे पर टकराव होना तो लगभग तय ही है। तो आखिर में सवाल यही आकर रुकता है कि क्या ये रिटर्निंग प्रिंस एक बटे हुए देश को फिर से जोड़ पाएगा, या फिर वो अपने अतीत के साये और आज के चैलेंजेस में ही उलझ कर रह जाएगा। बांग्लादेश का पूरा भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।